1947 में भारत की आज़ादी के बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे मोस्ट एक्शन पैक्ड ईयर कौन सा रहा होगा, तो आपका जवाब होगा 2025। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भी चीज़ है, जो भी घटनाक्रम आगे इस वीडियो में आने वाले हैं, वो आपको इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि मैं ऐसा वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा था। इसी 2025 में हमने मोस्ट हिस्टोरिक महाकुंभ मेला देखा और उसके साथ दिल्ली का ब्लास्ट भी देखा। हमने स्पेस में जाकर एक नई ऊंचाई को छुआ, एक हिस्ट्री क्रिएट करी, तो पाकिस्तान को बॉर्डर पर घुटने टेकने पर मजबूर भी कर दिया। इसी 2025 में इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बना और इसी 2025 में भारत के अंदर वोट चोरी जैसे नैरेटिव्स भी लाए गए। वोट चोर, गद्दी चोर हस्ताक्षर कैंपेन के तहत तो कुल मिला के 2025 ने हमें सब कुछ दिखा दिया है। तो आज इस वीडियो में हम हर वो इवेंट कवर करेंगे जिसने भारत की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। जनवरी से लेके नवंबर 2025 तक हर एक घटनाक्रम जो भी इंडिया या इंडिया के बाहर हुआ है, जिसने इंडिया की एक पैटर्न में इंपैक्ट डाला है, हम उस चीज को डिकोड करेंगे विद एक्चुअल डेटा, एक्चुअल ऑथेंटिक सोर्सेज, इन यस विदाउट एनी फिल्टर। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जरूरी अपडेट्स कहीं मिस ना हो जाएं, क्योंकि आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे बेटर और फिटर इंडिया के लिए काफी जरूरी है, जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो शुरुआत करते हैं 2025 के जनवरी महीने से। जनवरी 2025 इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पे हुई दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग महाकुंभ मेला प्रयागराज में। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस प्रयागराज महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जो यूएसए की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा है। और इस पूरी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार AI बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट का यूज किया और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ टूरिज्म से। लेकिन इसके साथ ही कुंभ सिर्फ भक्ति का नहीं, क्राउड मैनेजमेंट की भी एक मास्टर क्लास थी। और ये चीज पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे सनातन संस्कृति और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। जहां जमीन पर भक्ति का सैलाब उमड़ रहा था, वहीं अंतरिक्ष में इसरो अपनी चुपचाप एक कहानी लिख रहा था। 16 जनवरी 2025 का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत शामिल हो गया उन वर्ल्ड की 4th कंट्रीज में जिन्होंने 2 सैटेलाइट्स को एक साथ डॉक किया इन ऑर्बिट स्पेस में, यानी अंतरिक्ष में, अपने स्पेसएक्स मिशन के तहत। ये मिशन इसलिए भी क्रूशियल माना जाता है क्योंकि 2028 में जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है, ये उसका फाउंडेशन था, यानी ये उसकी नींव थी। और इसके साथ ही हमने ये प्रूव कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत खाली बस बोलने के लिए नहीं, हम इसके दम पे दुनिया में अपना झंडा गाड़ सकते हैं। और कई बार होता है ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो किसी न किसी की नजर लगती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इस पूरे इवेंट्स के दौरान। यानी जब महाकुंभ चल रहा था और इसरो की ये स्पेसएक्स की सफलता हुई, उसके तुरंत बाद यानी 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर स्नान के दौरान भगदड़ मचती है। एक ऐसा स्टैम्पेड जहां पे 30 लोगों की जान जाती है और 60 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। ऐसा घटनाक्रम 1954 के कुंभ मेले में भी पहले देखा जा चुका था, लेकिन 2025 में जो ये स्टैम्पेड हुआ, ये भारी भीड़ के दबाव के चलते हुआ। और उसके बाद जो खुशी पूरे देश में थी वो एक मातम में कन्वर्ट हो चुकी थी। इस भगदड़ में बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग घायल हुए, मृतकों का पता तक नहीं चला और लाशें, उनके कपड़े, उनके चप्पल, जूते सब यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए थे। और इन दोनों कुंभ मेले की घटनाओं के बीच में सबसे बड़ा कोइंसिडेंस था वो ये था कि जो 3 फरवरी 1954 को घटना हुई थी और जो 29 जनवरी 2025 को कुंभ मेले की घटना हुई स्टैम्पेड की, उसमें दोनों दिन मौनी अमावस्या के थे। उस फरवरी वाली घटना में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और यहाँ पे 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और इस भगदड़ के बाद मानो देश को नजर ही लग गई। 22 अप्रैल 2025 को एक ऐसा कायराना हमला जो पहलगाम की बैसारन घाटी में हुआ, घूमने गए हुए पर्यटकों पे, एक ऐसा आतंकी हमला जो 2008 के बाद शायद ही भारत के किसी भी हिस्से में हुआ हो, वो इतना दर्दनाक था। लोगों को उनकी जाति, उनका धर्म पूछकर मारा गया, वो भी सारी की फैमिलीज के सामने। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की बैसारन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जब ये आतंकी घटना वहां पे हुई तो 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 25 हिंदू थे और 1 क्रिश्चियन था। लोगों का धर्म पूछा गया, लोगों की पैंटें उतारी गई, लोगों का मजहब चेक किया गया, लोगों से कुरान शरीफ पढ़वाई गई। और इस पूरे घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड संगठन लश्कर-ए-तोयबा के एक प्रॉक्सी संगठन यानी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। और पहलगाम अटैक के बाद जो सबसे बड़ी चीज हुई वो थी गवर्नमेंट का कड़ी निंदा ना करना, किसी भी ट्विटर पे आके कॉन्डोलेंसेस ना देना, लोगों का सपोर्ट पाना, विपक्षी पार्टियों को एक करना और पूरे देश को एकजुट करके पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना। 1999 में कारगिल वॉर के बाद ये पहला ऐसा इंडो पाक वॉर था जो जमीन पर लड़ा गया प्रॉपर, जहां पे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी, बॉर्डर पे तैनाती तेज कर दी गई थी और उसके साथ ही
आर्टिलरी भी वहां पे जमा कर दी गई थी। और इस वॉर में खूब तोप, गोले बारूद सब कुछ चले। बॉर्डर्स पे जो लोग रह रहे थे उनको हाई अलर्ट पे डाल दिया गया था, उनके घर खाली करा दिए गए थे, उनको सेफ जगहों पे ले जाके रखा गया। भारत ने कड़ी एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस थे उनको तबाह किया। इसके साथ ही जितने भी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन थे, उनके ठिकाने थे, उनको भी निस्तनाबूद किया गया इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर की जो ताकत थी, एक शक्ति थी, वो पूरी दुनिया ने देखी। कैसे हमने जो हमारे गोले बारूद थे उन्हें हमने बस खजानों में दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए नहीं रखा हुआ था, उनका सही वक्त आने पे यूज भी किया गया। बॉर्डर्स पे, बॉर्डर के अंदर और बॉर्डर के बाहर। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही इंडिया के अंदर चला, यानी इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर चलाया गया द एंड ऑफ रेड कॉरिडोर, यानी नक्सलियों का खात्मा। एक ऐसा ऑपरेशन जो पिछले कई दशकों से इंडिया के अंदर चलता आ रहा है, एक ऐसी समस्या की जड़ जो कई दशकों से अपना दंश झिलाती आ रही है इस भारत की एक टुकड़ी को। छत्तीसगढ़ और झारखंड के डीप फॉरेस्ट में एक मैसिव ऑपरेशन चलाया गया जहां ज्यादातर नक्सली छुपे हुए थे और उनको न्यूट्रलाइज किया गया इसी ऑपरेशन के तहत। पिछले 30 सालों में शायद ये पहली बार हुआ है कि नक्सलियों से प्रभावित जितने मामले होते हैं उसमें से 53% की गिरावट देखी गई है इन पूरे रिकॉर्ड्स में। और उसके साथ ही सिक्योरिटी पर्सनल्स और सिविलियंस की भी डेथ रेशियोज में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। अगर हम परसेंटेज के बेसिस पे बात करें तो 73% सिक्योरिटी पर्सनल्स की डेथ और उसके साथ ही सिविलियंस में 70% तक की गिरावट देखी गई है इनके डेथ रेशियोज में। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 से कम कैजुअलिटीज हुई हैं इन नक्सल प्रभावित इलाकों में छानबीन करने और ऑपरेशंस को अंजाम देने में। इसके साथ ही टॉप नक्सल कमांडर्स या तो मारे गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। रिसेंटली अक्टूबर-नवंबर महीने में एक एमएमसी जोन के तहत, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तीनों संयुक्त गवर्नमेंट ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के तहत बीजापुर, गढ़चिरौली और अबूझमाड़ के घने जंगलों या घने डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले जो भी माओइस्ट थे, नक्सली थे, उनको वापस से एक नई जिंदगी प्रदान करने की एक नई पहल की गई तीनों संयुक्त गवर्नमेंट के द्वारा। और शायद इसी चीज का परिणाम है कि आज बस्तर जैसे जिले में गोलियों की आवाज से कहीं ज्यादा स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई देती है। आज बस्तर हो या फिर कोई भी ऐसा नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिसने दशकों से ये चीजें झेली हैं, जिसने दशकों से ये दंश झेला है, आज वो एक नया सवेरा देख रहा है अपनी प्रगति की ओर, अपनी तरक्की की ओर। और वहां का यूथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने में। और जब भी बात होती है स्टार्टअप्स की, टेक्नोलॉजी की, तो उसमें भी हम कहीं पीछे नहीं हैं। इंडिया का डिजिटल इंडिया कैंपेन जो पूरी दुनिया ने देखा, रिसेंटली 2024 के डेटा के मुताबिक इंडिया ने 172 बिलियन ट्रांजैक्शंस पूरे किए हैं 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में अपना ठंका पीट रखा है, डिजिटल इंडिया। एक ऐसा पेमेंट गेटवे सिस्टम जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। छोटे शहरों और गांवों तक के डिजिटल पेमेंट्स क्यूआर स्कैनर्स पहुंच चुके हैं, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन अब इतना ज्यादा इजी हो गया है कि दुनिया इसका लोहा मानने के लिए मजबूर हो चुकी है। ये पावर है इंक्लूजन की, ये पावर है हर उस एक सिटीजन की जिसने इस इकोसिस्टम को बनाने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इस डिजिटल इंडिया पेमेंट गेटवे को दिया है एक वर्ल्ड क्लास स्टेज, वर्ल्ड क्लास नाम। और इसके साथ ही अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, तो वहां पे भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो स्कोप है उसको भी बढ़ाया गया है। 70 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए 5 लाख से ज्यादा की जो हेल्थ केयर स्कीम्स है वो लागू कर दी गई हैं, जहां उनको मिलेगा फ्री हेल्थ कवर और फ्री हेल्थ चेकअप। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ऑलरेडी 1.5 लाख से ज्यादा परिवार अपना आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं, जिसके अंतर्गत वो सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन इस स्कीम में अपडेशन के बाद एक अनुमानित आंकड़ा 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के फायदे का माना जा रहा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, उन फैमिलीज के लिए एक मेडिकल रिलीफ है जो मेडिकल फंड्स के बोझ के तले दबे हुए हैं, यानी मेडिकल एक्सपेंसेस उन पे इतने हावी हो चुके हैं कि उनकी सारी सेविंग्स ऑलमोस्ट आज की करंट डेट पे खत्म हो चुकी हैं। लेकिन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उनके लिए एक वरदान साबित हुई है। एक फिटर भारत बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। और इसके साथ ही अगर हम बढ़ते इंडिया के एक नए महत्वपूर्ण आयाम यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देखें, तो वहां पे भी इंडिया ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि जो भी स्मार्टफोन आप यूज करते हैं उसमें से 99% स्मार्टफोन्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया के अंदर। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि स्मार्टफोन जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने 2025 के स्टार्टिंग महीने में ही 1 लाख करोड़ का जो टर्नओवर था उसको क्रॉस कर लिया था अपने इनिशियल 5 महीनों में ही। शायद एक टाइम हुआ करता था जहां हम सारी चीजें इंपोर्ट किया करते थे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक के सामानों के लिए, और आज करेंटली इंडिया बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो करेंटली इंडिया इज बिकमिंग द वर्ल्ड्स फैक्ट्री फ्लोर। और उसके साथ ही एक प्राउड की बात यह है कि चेनाब नदी पर बना हुआ वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्च ब्रिज जो अब इंडिया में स्थित है और वो पूरी तरह से ऑपरेशनल इवेंट के लिए रेडी हो चुका है। चेनाब नदी की सतह से 359 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ यह ब्रिज अपने आप में इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल है, जो करेंटली 35 मीटर ज्यादा लंबा है एफिल टावर से भी। और हाँ, ये ब्रिज कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ता है बाय रेल फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मली।
ये पहली बार हुआ है शायद इतिहास में कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली एक सिंगल स्टेट ब्रिज है, वो भी इतनी ऊंचाई पर चेनाब नदी के ऊपर। और हाँ, ये सिर्फ लोहे और कंक्रीट का जोड़ नहीं है, इंजीनियरिंग का एक अजूबा है जो भारत में अब स्थित है। फरवरी में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव डालने के बाद अब बारी थी जुलाई अगस्त में अंतरिक्ष के ऊपर फिर से निगाह डालने की। एक ऐसा मिशन जिसने भारत को फिर से एस्टेब्लिश कर दिया अंतरिक्ष में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, मिशन एक्सियोम 4। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बन चुके हैं पहले इंडियन जिन्होंने कदम रखा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में। ये सिर्फ शुभांशु की ट्रिप नहीं थी, वहां उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स किए जो गगनयान के मिशन के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे। और ऊपर से जब उन्हें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया तो सारे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और इन सारी उपलब्धियों के बीच अगर हम बात करें कल्चर रिप्रेजेंटेशन की, तो वहां भी जुलाई में हमने अपना एक नया कीर्तिमान हासिल किया, जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा जो कई सालों से एक परंपरा के तहत चलती आ रही है, करेंटली 2025 में जगन्नाथ रथ यात्रा ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। जगन्नाथ रथ यात्रा में भारत के अनेकों हिस्सों से, अनेकों कोनों से आए हुए श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे एक ही जगह पर जहां उनका हुजूम उमड़ा पड़ा था। और भक्ति का ऐसा सैलाब शायद हमने जनवरी महाकुंभ में भी देखा था। और इसके बाद आया जुलाई में एक ऐसा पार्लियामेंट का तूफान जिसने इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख दिया। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 रिफॉर्म किया गया, एक ऐसा कानून जहां वक्फ बोर्ड की जो पावर्स थी उनको लिमिट किया गया काफी हद तक, और जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे, उनको ज्यादा अथॉरिटीज दी गई, ज्यादा पावर दी गई। और इसके साथ ही इस बिल को लाने का जो मेन मकसद था कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और उसके साथ ही जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स होते हैं उनको रोका जाए इस बिल के तहत। उसमें इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रही इस बिल को रिफॉर्म करके। इस बिल रिफॉर्म के बाद सितंबर अक्टूबर का महीना था सेलिब्रेट करने का, जहां पे इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पूरी तरह से इतिहास रचते हुए एक नया आयाम लिखा इंडियन स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में, जहां उन्होंने सालों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए इंडिया को इंटरनेशनल ODI की जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी वो जीत कर दिखाई और उसको लिफ्ट करा। ये सालों का वो इंतजार था जहां बहुत सारी लड़कियों ने अपनी लड़ाई लड़ी, बहुत सारी लड़कियों ने कुर्बानी दी, बहुत सारी जो फीमेल क्रिकेटर्स थी उन्होंने बहुत कुछ झेला इस इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को यहां तक लाने में। एक ऐसी नींव जो मिताली राज, झूलन गोस्वामी और हरमनप्रीत कौर ने सालों देकर इस इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को बनाया था, वो आज जाकर सही साबित हुई। उसने आज ये वर्ल्ड कप जीत कर दिखा दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। इस सेलिब्रेशन के बाद शायद फिर से देश को एक नजर लगी और वहां हुआ दिल्ली जैसा बड़ा बम धमाका, जो शायद 2008 के मुंबई बम धमाके के बाद सबसे क्रूशियल बम धमाका था इंडिया के किसी भी कॉर्नर पर, स्पेशली देश की राजधानी दिल्ली। और वहां देश का दिल टूटा, देश रोया, देश एकजुट हुआ और वापस से उठ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली बम धमाकों के साथ ही भारत में एक और बड़ा इवेंट हुआ, बिहार इलेक्शंस का। बिहार इलेक्शन एक ऐसी कड़ी जहां पे इस बार शायद धर्म, भाषा और जाति के नाम पे वोट नहीं दिए गए, बिहार के भविष्य के नाम पे वोट दिया गया। बिहार की जो बेसिक नीडेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनके नाम पे वोट पड़ा इस बार। और उसमें जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली कड़ी थी वो दो चीजें थी। एक तो महिलाओं का वोट जो 8% ज्यादा पड़ा है, हमेशा जो लास्ट चुनाव हुए थे या उसके पहले के चुनाव हुए थे उनसे कहीं ज्यादा। और दूसरा एक पार्टी का उभरना, यानी प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज, जिसने बिहार की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, इन पे बात करी, जिसने बिहार को जाति, धर्म और जो भाषा की लड़ाई थी बिहार की उससे कहीं ज्यादा ऊपर उठकर प्रशांत किशोर ने इन सारे रियल मुद्दों पे बात करी। लेकिन उसमें जो सबसे शॉकिंग चीज थी वो ये थी कि प्रशांत किशोर को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। और इन्हीं रिसेंट अपडेट्स के बीच में एक और, जब मैं करंटली वीडियो शूट कर रहा हूं तो नौगांव ब्लास्ट केस, यानी श्रीनगर का नौगांव पुलिस स्टेशन जहां पे एक बम धमाका हुआ है जो फरीदाबाद से IED सप्लाईज माल जब्त हुआ था, उसमें धमाका हुआ है। इसकी वजह से वहां का जो पुलिस स्टेशन है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी तरह से पुलिस स्टेशन मलबे में तब्दील हो चुका है। तो इस बम धमाके ने वापस से सवाल खड़े कर दिए कि क्या इसी तरह आतंकी गतिविधियां देश के अंदर होती रहेंगी और हम ऐसे ही सहते जाएंगे। और ये जो रोते भी लगते चेहरे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या इनको कभी जवाब मिल पाएगा कि इनकी मौत का गुनहगार कौन था, स्पेशली जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। तो कुछ ऐसा था 2025 का भारत, जहां हम हंसे, जहां हम रोए, जहां हमें गर्व महसूस हुआ, जहां हम साथ आके एकजुट खड़े हुए, जहां बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए, जहां बहुत सारे की अचीवमेंट्स भी रहे, जहां हमने साथ में सेलिब्रेट भी करा। भारत बदल रहा है, हमारे सामने चैलेंजेस भी हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। और इसके साथ ही भारत ने एक बेस सेट कर दिया है 2047 के विकसित भारत बनने का। एंड आपका क्या सोचना है इस बदलते भारत के बीच में? और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।